मेरा नाम है अंगोम जयचंद्र सिंह। मैं कामरंगा पार्ट 2 का रहने वाला हूँ। मेरा वीडियो का नाम है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। मेरा इस वीडियो का मेन मकसद है आजकल के बच्चे और स्टूडेंट को ग्रामर की कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में कुछ जानकारी देना है। कारण आजकल बच्चे और स्टूडेंट्स आइडिया कॉन्सेप्ट नई जानकारी की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है और उनका नॉलेज जो है दिन पर दिन कम होते जा रहा है, जिसके कारण बच्चे लोग आगे जा कर के बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कि आजकल किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी सरकारी इंटरव्यू में व कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर के बारे में पूछता है, तो बच्चे कॉन्सेप्ट के अभाव से व किसी वजह से, नई जानकारी की वजह से ये लोग क्वेश्चन जो है वो लोग आंसर दे नहीं पाता और गलती करके आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग इंटरव्यू पास नहीं कर पाते। इस सब को देखते हुए मैंने मेरा तरफ से कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो की वजह से वीडियो में बना रहा हूँ ताकि उनको थोड़ा मदद मिले। और आज तो मेरा पहली बार है और इंट्रोडक्शन है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। तो जो भी ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता कर जाता हूँ। जैसा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच एक सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच अगर मालूम नहीं होगा तो बच्चे ग्रामर व इंग्लिश मालूम नहीं कर सकता। जब तक पार्ट ऑफ स्पीच पूरी तरह का मालूम नहीं होगा वो ग्रामर सीख ही नहीं सकता। इसलिए मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को रख रहा हूँ ताकि बच्चे अच्छी से सीख सके। उदाहरण के तौर पर पार्ट ऑफ स्पीच जो है, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच जो है, हम लोग जो कुछ मन की बात दूसरा को जब शेयर करता है तो उसमें कुछ शब्द माने कुछ वर्ड्स, हिंदी में तो ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो कुछ वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होता है दूसरा को बताने के लिए। यही जो वर्ड्स जो है, शब्द है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और वो शब्द जो है क्या क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। यही सब जो चीज़ है, वर्ड्स है, वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो वर्ड्स जो है ये हर एक सेंटेंस में, अंग्रेजी की सेंटेंस में ये रहता है। इसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी सेंटेंस जब तक पार्ट ऑफ स्पीच बिना बनता ही नहीं है। इसमें कई मेन वर्ड्स शब्द होता है, जैसा भार्ब जो है ये बहुत बड़ा रोल करता है सेंटेंस में, क्योंकि अंग्रेजी में, क्योंकि ये भार्ब के बिना दुनिया में कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता भार्ब के बिना। तो ये भार्ब जो है मेन शब्द है इस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें सिर्फ भार्ब नहीं है, कई शब्द होता है जो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे पढ़ते रहते हैं, जब पूछता है जैसा इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, तो बच्चे को पढ़ते रहते हैं इंडिया, तो जब पूछेंगे इंडिया जो है एक क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इंडिया का, वो बोल नहीं पाता। इंडिया एक नाउन है, इज हो गया भार्ब, और बिग कंट्री, बिग है एडजेक्टिव और कंट्री है नाउन होता है। तो इस तरह का हम इसलिए बच्चे को लिख करके थोड़ा बोल करके समझाना चाहता हूँ। तो जैसा ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल बॉय, तो यहाँ क्या है? बॉय जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच। बॉय का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? बॉय जो है नाउन है, क्योंकि ये बॉय जो है एक पर्सन का नाम है, आदमी का नाम है बॉय जो है। तो नाउन क्या कहते हैं? आदमी का नाम,
जगह का नाम और वस्तु का नाम को नाउन कहते हैं। तो बॉय जो है यह आदमी का नाम है, पार्सन्स आदमी का। तो एक लड़का जो है ये नाउन है। तो इसी तरह एक ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों? नाउन के आगे बैठा हुआ है ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव है ये। तो एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन के सामने बैठ करके नाउन के गुणगान गाने वाला सबको ही एडजेक्टिव कहते हैं। और दूसरा आ जाओ वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी जो है क्या है? वेरी ये एडवर्ब है। कारण जो ब्यूटीफुल है और ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब कहने का मतलब एडजेक्टिव का भी और गुण गाने वाला है, ये गुण गा रहा है। तो वेरी ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव के गुण गाने वाला सबको को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और भाव के भी गुण गाने वाला भी एडवर्ब कहते हैं। तो एडजेक्टिव के गुण गाने वाला और भाव के भी गुण गाने वाला शब्द को क्या कहते हैं? एडवर्ब। और खुद के भी गुण गाने वाला, खुद के सामने बैठ कर, जैसा ही रान फास्ट, तो इसमें फास्ट जो है एडवर्ब है, लेकिन वेरी फास्ट हो जाएगा, वेरी बोल देगा तो क्या हो गया? वेरी जो है वो एडवर्ब हो गया, क्योंकि फास्ट भी एडवर्ब है। एडवर्ब ऐसा सेंटेंस है दोनों एक साथ बैठ सकता है। जो फास्ट और ज़्यादा फास्ट बोल रहा है तो वेरी फास्ट, तो एडवर्ब के भी गुण गा रहा है। तो जो एडवर्ब के भी गुण गाने वाला को, खुद के भी गुण गाने वाला को भी क्या कहते हैं? इस सब को एडवर्ब कहते हैं। खाली भाव को भी नहीं, एडजेक्टिव को भी और खुद को भी गुणगान गाने वाला शब्द को क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो किताब में जो दूसरा बोलने में थोड़ा है, लेकिन ये शायद समझाने से लड़के को बहुत जल्दी समझ जाता है। नहीं तो किताब के अनुसार समझाने से क्या होता है, वो थोड़ा भाषा कठिन होता है और वो बच्चे समझ नहीं पाते। तो इसी तरह ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने थोड़ा बोर्ड में एक दो बाइक का, तो मैं नॉन हिंदी हूँ फिर भी थोड़ा कोशिश करूँगा, क्योंकि ग्रामर और मैथ्स सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताना है कि यहाँ लैंग्वेज नहीं सीखा जा रहा है, क्योंकि वो जितना मतलब कठिन शब्द इस्तेमाल करे, अगर सिर्फ उसको मालूम हो जाना चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा लैंग्वेज जो कठिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना चाहिए। तो इसीलिए भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम होने से भी माफ़ कर देना, कोई बच्चे समझ जाएगा। तो इसलिए मैंने अलग अलग भाषा में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो बिल्कुल हिंदी के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हिंदी से समझाने से वो बहुत कम समझता है। तो इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा। कितना भी हो इंग्लिश में समझाने से बहुत, क्योंकि बच्चे समझ में नहीं आएगा, कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ इंग्लिश, क्योंकि अपना भाषा में थोड़ा ईजी रहता है। तो इसीलिए इंग्लिश में पढ़ने वाला छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, वो हिंदी कम मालूम होता है, क्योंकि उनको हिंदी में नहीं समझाता, इंग्लिश में समझाता है। तो इसीलिए हिंदी को भी जरूरी है, हिंदी में समझाना भी। और मैं इसीलिए हिंदी में भी बना रहा हूँ, इंग्लिश में भी बना रहा हूँ, और मणिपुरी लैंग्वेज में भी बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सा छात्र है जो मणिपुरी मीडियम पढ़ रहा है, वो लोग इंग्लिश मालूम नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में लोग नहीं पढ़ता है, इसीलिए उनको इंग्लिश में बोलने में मतलब समझने में दिक्कत होगा। इसलिए मैं मणिपुरी में बना कर भी वीडियो डाल चुका हूँ, मणिपुरी में भी बना रहा हूँ, ताकि बच्चे जल्दी समझ सके। तो नेक्स्ट हम बोर्ड में देखते हैं, थोड़ा मैंने एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ डाला हुआ है, लिखा हुआ है, जैसा ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल बॉय। तो मैंने पहले बता चुका हूँ, बॉय जो है क्या है? नाउन है, क्योंकि ये पर्सन है, एक आदमी है, व्यक्ति है। तो पर्सन होगा तो ये क्या है? नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति का नाम होने से क्या हो गया? नाउन हो गया बॉय। तो इसलिए नाउन की जब लेसन आएगा, जब सही से मतलब डिटेल से मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नाउन जो है, दुनिया लोग तो नहीं समझते कि नाउन तो ऐसा ही है, मतलब बच्चे पढ़ते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है ग्रामर। इंग्लिश जितना भी है वो नाउन से ही बनता है, तकरीबन 50% नाउन होता है, बाकी वर्ड, एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है, और प्रिपरेशन जैसा भी, ऐसा इंट्रोडक्शन, कंजंक्शन, लेकिन ज़्यादातर वर्ड, एडजेक्टिव और नाउन होता है। चलो वो तो खैर बाद में बताएंगे। हाँ, जैसा देखो, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल बॉय। बॉय यहाँ क्या है? नाउन है, क्योंकि ये आदमी का नाम है, ये पर्सन का नाम है, इसलिए नाउन हो गया। और ब्यूटीफुल हमने पहले बता दिया, ब्यूटीफुल क्या है? यहाँ एडजेक्टिव पे रोल कर रहा है, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है ये किसका गुण गा रहा है? बॉय का।
तो एडजेक्टिव किसको कहते हैं? नाउन की गुण गाने वाला शब्द, नाउन के बारे में जो बताने वाला शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए यहाँ ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है। वेरी एक्टिव बोल बोला, एक्टिव भी बोल सकता है। तो एक्टिव भी क्या है? एक्टिव वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। तो इसका जानकारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन को बहुत बड़ा लेंथ सब्जेक्ट है, वो बाद में बताऊंगा। तो ये शुरू में थोड़ा थोड़ा इजी वाला बताते हैं। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट आ जाओ वेरी। वेरी जो वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वेरी का? वेरी जो है एडवर्ब है। हमने पहले बताया एडवर्ब क्या कहते हैं ना। एडवर्ब किताब में तो लिखा रहता है भाव की क्रिया। भाव जो हिंदी में, इंग्लिश में तो भाव जो है हिंदी में मेरे ख्याल क्रिया बोलता है, क्रिया। तो एडजेक्टिव क्या? क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? एडवर्ब। और एडजेक्टिव का विशेषता बताने वाला शब्द को, वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ वेरी जो है यहाँ एडजेक्टिव है, तो वेरी जो क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वेरी जो है एडजेक्टिव का गुण गा रहा है, मतलब प्रशंसा कर रहा है। तो इसीलिए ये वेरी जो है एडवर्ब है। एडवर्ब किसको कहते हैं? एडजेक्टिव को प्रशंसा करने वाला, मतलब क्वालिफाई करने वाला, और भाव को भी प्रशंसा करने वाला, मतलब डिस्क्राइब करने वाला। तो क्या है? ये अभी एडजेक्टिव को प्रशंसा कर रहा है यहाँ, इसलिए मैंने लिखा हुआ है एडवर्ब। नेक्स्ट आ जाओ इस जो क्या है? भाव है। कभी कभी इस लोग बच्चे पढ़ते हैं हेल्पिंग भाव, इस जो भी है, तो वो कभी कभी क्या करता है? हेल्पिंग भाव जो रोल नहीं करके कभी कभी वाक्यों में क्या करता है? मेन भाव का रोल करता है। तो इसीलिए यहाँ क्या है? मेन रोल कर रहा है ये, इस जो है इसलिए भाव है, इसलिए मेन भाव लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ ही जो क्या है? ही जो है प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? सब्जेक्ट की रोल कर रहा है। कोई भी अंग्रेजी सब्जेक्ट किससे बनता है? सब्जेक्ट किससे बनता है? प्रोनाउन और नाउन से बनता है, एडजेक्टिव से सब्जेक्ट नहीं होता। इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, नहीं तो कई एग्जाम में कई पूछते रहते हैं इसके संबंध में, भाव एग्रीमेंट में, भाव सब्जेक्ट एग्रीमेंट संबंध में पूछता रहता है, लेकिन बच्चे गलती करके आ जाता है क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो बता रहा हूँ, अगली बार बता दूंगा। तो ही क्या है? ये प्रोनाउन है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये ही जो क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो कंस्ट्रक्शन और सेंटेंस में क्या आता है? ये कई बच्चे को मालूम नहीं रहता। अंग्रेजी में सबसे पहले क्या आएगा? अंग्रेजी में सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट आता है, मेन तो सब्जेक्ट आना चाहिए। इसके बाद क्या आता है? टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब बैठाने से जाने से मालूम नहीं होगा, बहुत इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो आएगा, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस की, परफेक्ट होगा तो परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर की, इसी तरह हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इस तरह का आता है। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ मेन वर्ब का रोल कर रहा है। तो अभी ये जो ही है प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है। इसी तरह है जो अगली बार सेंटेंस देखो, व्हाट इज योर नेम। इसलिए मैं डाला हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछता रहता है व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ कभी कभी पूछता है व्हाट इज योर नेम, और बच्चे जो भी है इंटरव्यू जो बैठने वाला क्या बताता है? माय नेम इज रोहन। तो कभी पूछता है वो क्या करते हैं? माय व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ माय पूछ लेता है, लेकिन बच्चे पता नहीं रहता माय जो क्या है ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या कहता है? नाउन के सामने बैठने वाला शब्द को ही एडजेक्टिव कहते हैं ना। तो हमने पोसेसिव एडजेक्टिव इसलिए लिखा हुआ है ताकि उसका किस टाइप का एडजेक्टिव है, खाली एडजेक्टिव मालूम होने से नहीं चलेगा, इसमें परफेक्ट नाउन होने से भी किस तरह का नाउन। इसमें देखो यहाँ वो जो लिखा हुआ था ये नाउन है, किंतु ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। चलो इसके बारे में जब चैप्टर आ जाएगा नाउन का, इसमें में बहुत डिटेल से बता दिया जाएगा। तो ग्रामर जो है एक दूसरे से लिंक रहता है। शुरू में थोड़ा जानकारी होने में थोड़ा दिक्कत होगा, अगर शुरू हो जाए, मतलब कोई दिन अगर पढ़ लेता है तो बच्चे स्पीड में पता चल जाता है। तो शुरुआत में सब दिक्कत होता है। तो यहाँ देखो व्हाट जो है प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंटरगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में कितना प्रकार है? 9 प्रकार प्रोनाउन होता है, 9। तो इसमें भी आता है इंटरगेटिव प्रोनाउन करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन करके, ऐसे बहुत चीज़। चलो बाद में बताएगा।
तो यहाँ व्हाट जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा टाइप प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इज वर्ब है, इसलिए जब पूछता है व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ व्हाट, तो आपने बताना है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है इस तरह का। यहाँ पूछेगा माय नेम इज, माय का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? माय जो है एडजेक्टिव है, तो कौन सा एडजेक्टिव है? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने लिखा है क्या क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है। माय हो गया, हिज हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, ये सब क्या चीज है? ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव क्या है? यही शब्द नहीं, मीनिंग मतलब उत्तर है। पोसेसिव मतलब मालिकाना हक, आप ज्यादा तो हिंदी में बोल नहीं सकता। मालिकाना हक जो दावी करता है, मालिकाना हक, माय बुक, माय पेन, इस पेन, तो ये हक कर रहा है ना, मालिकाना हक दावी कर रहा है ना, इसलिए ये पोसेसिव मतलब मालिकाना हक। तो माय आने के बाद क्या बोलेगा? माय के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव तो है, इसीलिए क्या आएगा? नाउन आ जाएगा। माय बुक, इसमें तो लिखा नहीं है। माय मोबाइल, माय पेन, माय मनी, माय क्या है? माय हाउस, हाँ, माय जो भी है, माय पर्स, जो भी है, वो माय के बाद तुरंत नाउन आ जाएगा। तो पोसेसिव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एडजेक्टिव का, इसके बाद तुरंत नाउन आ जाता है, तुरंत नाउन आ जाएगा। तो इसलिए इसको माय जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। और नेम को तो पता है, नेम की नाउन है। नेम बच्चे को पता नहीं है, नेम जो वर्ड है क्या है? नाउन है। और ये इससे क्या है वो तो बता दिया, ये भाव है। यहाँ मेन भाव को रोल कर रहा है, इससे भाव है। और रोहन जो है वो भी नाउन है। तो ऐसा है। तो अंग्रेजी का कंस्ट्रक्शन जो है, जो सेंटेंस का बेसिकली मतलब ज़्यादा वो तो नहीं है, ऐसा बच्चे को सिखाना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग भाव। तो इसका यहाँ तो टेंस नहीं है, ये सब नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ टेंस यहाँ शुरू होगा जहाँ भाव शुरू हो जाएगा, जहाँ मेन भाव स्टार्ट हो जाएगा जहाँ टेंस शुरू हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है जो, इसलिए इस बैठा हुआ है। तो सबसे पहले टेंस में क्या, सॉरी, सब्जेक्ट जो सीक्वेंसी है इंग्लिश का, सबसे पहले इंग्लिश का जो सीक्वेंसी है सेंटेंस का, वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग भाव, हेल्पिंग का बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बाद एडवर्ब, इस तरह का आता है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आई कैच ए फिश इन द रिवर। आई कैच ए फिश इन द रिवर। आई क्या हो गया? प्रोनाउन है। आई ये सब्जेक्ट है। आई कैच ए फिश इन द रिवर, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। लेकिन एक केस जो है कौन सा टेंस है, इसीलिए मैं बताया था टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बैठेगा। अगर टेंस प्रेजेंट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बैठेगा। टीचर लोग नहीं बताते कौन सा टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बैठता, कौन सा टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बैठता। अगर प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बैठेगा। पास्ट इंडेफिनिट होगा, दो सेंटेंस में, सॉरी, दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बैठता, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। तो आई कैच ए फिश, ये कौन सा टेंस है? आई कैच ए फिश। तो मैं नदी में मछली, ए फिश, एक मछली पकड़ता हूँ। मैं नदी में एक मछली पकड़ता हूँ। तो यहाँ क्या है, कौन सा टेंस है? तो टेंस की शब्द तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पकड़ता हूँ, यहाँ भाव कौन सा है? पकड़ता हूँ। जैसे मैं सिलचर जाता हूँ, तो जो जाता हूँ जो है वो भाव है। तो टेंस भाव के अनुसार ही टेंस सेट होता है। टेंस जो है भाव के अनुसार, भाव कैसा करता है, भाव कैसा बदलता है, जैसा बदलेगा टेंस भी बदल जाएगा। इसलिए पकड़, जितना भी ता होगा, मैं बाल काटता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, जितना भी ता लगेगा भाव में, तो वो कौन सा है आप समझ लेना, वो प्रेजेंट टेंस है। तो ये तो आप प्रैक्टिस है, ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा रहता है ता लागने से प्रेजेंट टेंस करके, क्योंकि जो अगर बच्चे को समझाने के लिए कुछ प्रैक्टिस इस्तेमाल करना चाहिए। किताब से ज़्यादा किताब के अनुसार पढ़ेगा तो बच्चे नहीं हो सकता। किताब को भी पढ़ाना है साथ साथ, क्योंकि किताब में बहुत कठिन होता है उसका डेफिनेशन। इसलिए अपना तरफ से कुछ बता करके बच्चे को समझाना है। जैसा ता लागने से मैं खाना खाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं सिलचर जाता हूँ। तो कई बच्चे BA पास कर लेता है, जब पूछा जाता है मैं सिलचर गया था, मैं खाना खाता हूँ, वो बोल नहीं पाता। मैं सिलचर गया तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाता, वो क्या करता है आई गो टू सिलचर बोल देता है। तो वेन नहीं, एक्चुअली वेन होना चाहिए। इसमें B1 B2 भाग को फॉर्म होता है, B1 B2 B3 B4 B5, तो अगले वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ अगर सिलचर गया था बोलेगा तो कौन सा भाव इस्तेमाल करना है? बेस का भाव नंबर 2। भाव नंबर 2 में क्या है? वो भाव नंबर 1 होता है। अब भाव नंबर 2 में वेन होता है, गो वेन गान, ऐसा करके भाव इसमें किताब में लिखा रहता है। तो बच्चे ने ये भी सीखना है। भाव 1 होता है प्रेजेंट टेंस, भाव 2 होता है पास्ट इंडेफिनिट,
भाव 3 होता है परफेक्ट टेंस, इस तरह का होता है। तो इसलिए यहाँ मैं ये बताऊंगा कि टेंस जो है हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही बैठता है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर होगा तो इस्तेमाल करना है, नहीं होगा तो नहीं करना। इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसी तरह है, ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद एडवर्ब आएगा। तो मैं नदी में मछली पकड़ता हूँ, मैं ही हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, केस आ गया। तो केस क्या है? प्रेजेंट टेंस था, मैं पकड़ता हूँ। केस ए फिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा निकालना है एक वाक्य में? क्या पकड़ता हूँ, अंग्रेजी में व्हाट। द आंसर गेटिंग आस्किंग बाय व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं नदी में मछली एक पकड़ता हूँ, क्या पकड़ता हूँ? एक मछली। तो एक मछली क्या हो गया? ए फिश। तो ए फिश है वो ऑब्जेक्ट है, और नदी में हो गया वो एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे निकलेगा? कहाँ, व्हेन, व्हेयर और हाउ। कहाँ पकड़ते हो? नदी में। तो क्या हो गया? नदी में हो गया एडवर्ब। तो आई हो गया सब्जेक्ट, केस हो गया वर्ब, और ए फिश हो गया ऑब्जेक्ट। क्या पकड़ते हो? एक मछली। कहाँ पकड़ते हो? व्हेयर। तो एक नदी में, तो सॉरी नदी में क्या हो गया? एडवर्ब होता है। तो नदी में है एडवर्ब हो गया। तो यहाँ मैं ज़्यादा बोलते हुए ख़त्म करता हूँ क्योंकि छोटे से टाइम है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम की वजह से मतलब मैं यहाँ बंद करता हूँ। तो मेरा जो वीडियो है थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगली जो है कॉन्सेप्ट जो वो मैं डालते रहूँगा 1 बाय 1। तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।